नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा स्थित अल शिफा अस्पताल के बाहर इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच भीषण संघर्ष। आईडीएफ अस्पताल के अंदर घुसी। नेतन्याहू ने किया उत्तरी गाजा से हमास के सफाए का दावा। सैन फ्रांसिस्को एपेक्स सम्मेलन का मंच तैयार। सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। सम्मेलन के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का मिसाइल हमला। 1 की मौत, कम से कम 6 लोग घायल। पूर्वी यूक्रेन के अवदीवका में यूक्रेनी सेना ने बढ़त हासिल करने का किया दावा। स्पेन में नए प्रधानमंत्री चुनने के लिए संसद में कल होगा मतदान। अंतरिम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अलगाववादियों के माफी के फैसले का किया बचाव। कहा, सरकार का फैसला संविधान की ताकत की वैधता को करता है उजागर। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव की घोषणा। अगले साल 7 जनवरी को होंगे आम चुनाव। विपक्षी दलों ने अंतरिम सरकार के नेतृत्व में चुनाव कराने की मांग की। सत्तारूढ़ आवामी लीग ने विपक्ष की मांग को किया खारिज। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इजराइल की सेना ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में घुसकर वहां से मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल यहां हमास अस्पताल की आड़ लेकर इजरायली सेना पर लगातार गोलीबारी कर रहा था। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास का गाजा में नियंत्रण खत्म होने का भी दावा किया है। वहीं इजराइल ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना की कार्रवाई लगातार जारी है। एक दिन पहले हमास के आतंकियों द्वारा बंधकों को अस्पताल में रखे जाने की खुफिया रिपोर्ट के बाद आईडीएफ के जवानों ने अल शिफा हॉस्पिटल में छापा मारकर वहां से मरीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि गाजा के अल शिफा अस्पताल परिसर के एक हिस्से में इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच भीषण लड़ाई हुई। अस्पताल के अंदर कुछ जगहों पर सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच गोलीबारी होता देखा गया। इजरायली सैनिकों ने हमास के आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा है। हालांकि इस कार्रवाई में आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि अस्पताल के अंदर हमास के आतंकियों ने भारी मात्रा में हथियार छिपा कर रखे हुए हैं और वो लोगों को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। IDF forces इजरायली सेना ने बताया कि आम नागरिकों और मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए अस्पताल परिसर में एक रास्ता खुला रखा गया था। साथ ही कार्रवाई से पहले अस्पताल प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई थी। to defeat Hamas. इजरायली सेना के मुताबिक उसने अल शिफा अस्पताल में बेबी फूड, दवाएं और इंक्यूबेटर्स की आपूर्ति की है, क्योंकि अस्पताल में दर्जनों नवजात बच्चे हैं जिन्हें पिछले सप्ताहांत ही इंक्यूबेटर से हटा लिया गया है, क्योंकि ईंधन की कमी के कारण अस्पताल में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी। हालांकि अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें इंक्यूबेटर्स की नहीं, ईंधन की जरूरत है ताकि जनरेटर्स चल सकें। मैं यहाँ अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आईसीयू में खड़ा हूँ। यह विभाग ईंधन की कमी के कारण बिजली बंद होने के बाद
पीड़ित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ईंधन की कमी के बारे में चेतावनी दी है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का सैन्य ठिकाना है और यहां बंधकों के रखे जाने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद आईडीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इजराइल के सैनिकों ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर भी कब्जा करने का दावा किया है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास का गाजा नियंत्रण खत्म होने की पुष्टि की है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 16 साल में पहली बार हमास के आतंकियों को कुचलने में इजराइल को कामयाबी मिली है। हमास की कोई भी टुकड़ी इजरायली सुरक्षा बलों को नहीं रोक सकी। आईडीएफ हर जगह आगे बढ़ रहा है। इसके चलते हमास ने गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं तो वहां के लोग हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं, क्योंकि अपने मुखिया पर उन्हें कोई भरोसा नहीं रहा। उधर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने 5 दिनों के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर हमास के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल बंधकों की रिहाई के लिए कई अरब देशों और हमास के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक हमास महिलाओं और बच्चों समेत 70 बंधकों की रिहाई के लिए सहमत हुआ था और बदले में 5 दिनों का युद्ध विराम चाह रहा था। हालांकि इजराइल पक्ष ने हमास के सभी प्रस्तावों को खारिज करते हुए सभी बंधकों को समूहों में रिहा करने के बजाय तुरंत रिहा करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वर्ष 2023 की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस वर्ष वार्ता का फोकस हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभावों पर है। क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अमेरिका की एशिया रणनीति में बदलाव ने भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना दिया है और भारत ने हाल के दिनों में भारी निवेश किया है। दरअसल भारत के कुल विदेश व्यापार का 95% हिस्सा समुद्री मार्गों के जरिए किया जाता है। यही वजह है कि हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और संपर्क को प्रभावित करने वाले भू राजनीतिक मुद्दों को पहचानना महत्वपूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि सुरक्षित समुद्री व्यापार के लिहाज से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय ताकतों की ओर से दी जा रही धमकियों के मद्देनजर भी क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम पैदा हो गया है। 2021 में MV एवरग्रीन के सुएज नहर में फंसने से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये घटना किसी सैन्य दखल या संघर्ष का परिणाम नहीं थी, लेकिन इस घटना ने इस बात को साफ तौर पर सामने रख दिया था कि एक छोटी सी घटना से आर्थिक सुरक्षा को कैसे खतरा हो सकता है। With 2.4 million square kilometer of exclusive economic zone, and this zone has huge potential, and any potential exploitation comes with challenges. India has serious stake in the peace, prosperity, and stability of Indo-Pacific region to ensure maritime trade and security. Forging and convergence of all stakeholders to secure stable and prosperous future in the vibrant landscape of the Indo-Pacific by ensuring peace. बांग्लादेश में अगले साल 7 जनवरी को आम चुनाव होंगे। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार को ये घोषणा की। देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान तब हुआ है जबकि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी जैसे उसके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए एक अभियान चलाया हुआ है। इन विपक्षी दलों की मांग है कि देश में शेख हसीना की सरकार को हटाकर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए और उसके नेतृत्व में ही आम चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि सत्तारूढ़ अवामी लीग ने विपक्षी दलों की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव मौजूदा प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हुए ही होंगे। अवामी लीग ने BNP को एक आतंकवादी संगठन करार देते हुए उसके साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने दुबई एयर शो 2023 में अपनी एरोबेटिक्स और सटीक उड़ान से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों को उड़ाते हुए टीम ने लूप, रोल और उल्टी उड़ान सहित कई तरह के युद्धाभ्यास किए। सारंग टीम दुनिया की प्रमुख हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीमों में से एक है और दुबई एयर शो में उसका प्रदर्शन उनके कौशल और व्यावसायिकता का प्रमाण है।
कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एपेक सम्मेलन की पूरी तैयारी हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के इतर अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की आपस में मुलाकात भी होनी है। सभी की नज़रें इन मुलाकातों पर लगी हुई हैं। दोनों नेताओं के बीच पिछली मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। तब से कई मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श होते रहे हैं, लेकिन शी और बाइडेन ने सीधे तौर पर आमने सामने बातचीत नहीं की है। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को में एपेक सम्मेलन के लिए मंच सज चुका है। 2011 के बाद पहली बार विश्व नेताओं के वार्षिक एपेक शिखर सम्मेलन इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय के बाद एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि वर्तमान समय में यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के कारण दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। दोनों नेताओं के बीच पिछली मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। तब से कई मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श होते रहे हैं, लेकिन शी और बाइडेन ने सीधे तौर पर आमने सामने बातचीत नहीं की। दरअसल दोनों देश एक दूसरे से कई स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें से एक है अर्थव्यवस्था, खासकर सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उच्च तकनीक क्षेत्र में दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, फर्नीचर, कपड़ा और अन्य सामान जैसे चीनी विनिर्माण आयात के विकल्प विकसित करने के लिए क्षेत्र में अन्य देशों के साथ साझेदारी की तलाश कर रहे हैं। बाइडेन नए इंडो पैसिफिक व्यापार समझौते पर प्रगति को उजागर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हटने के बाद शुरू हुआ था। भू राजनीतिक हित भी दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा के बीच अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ चीन गैर पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को बदलना चाहता है। भले ही इस मंच की शुरुआत बढ़ते वैश्वीकरण के दौर में हुई थी, लेकिन तब की तुलना में अब वैश्विक व्यापार का परिदृश्य अलग है। दरअसल एपेक की ताकत सदस्य देशों को बड़ी पहलों पर एक साथ काम करने और बाध्यकारी समझौतों के बिना व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने की क्षमता में निहित है। एपेक सम्मेलन में बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के अलावा अन्य नेताओं का जमावड़ा भी लग रहा है। इनमें जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और रूस से डिप्टी सीएम एलेक्सी ओवरचुक के नाम शामिल हैं। एपेक संगठन प्रशांत महासागर के आसपास के देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा मंच है, जिसका मकसद एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना है और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध बनाना है। हालांकि एपेक सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों के अलावा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अहम होगा, जिसके अमेरिका और चीन की भागीदारी के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना असंभव है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इन दोनों देशों का सहयोग अहम है, नहीं तो इससे उपजे हालात के बाद वैश्विक चुनौतियों का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। और आइए अब चलते हैं यूरोप की ओर। ब्रिटेन की अदालत ने ब्रिटेन की रवांडा प्रवासी योजना को गैरकानूनी बताने वाले फैसले को बरकरार रखा है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रवासियों को रवांडा नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसे एक सुरक्षित तीसरा देश नहीं माना जा सकता है। देश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले आए अदालत के फैसले को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए करारा झटका माना जा रहा है। रवांडा प्रवासी योजना ऋषि सुनक की आव्रजन नीति का केंद्रीय मुद्दा रहा है। ब्रिटेन में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने वाले प्रवासियों का मुद्दा खासा बड़ा है। इसे लेकर ब्रिटेन सरकार संसद में एक अप्रवासी नीति विधेयक भी लेकर आई, जिसकी खूब आलोचना हुई। वहीं अब ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनक के फैसले के खिलाफ आदेश सुनाकर इस पर ब्रेक लगा दिया। जून में अदालत ने फैसला सुनाया था कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने की उनकी योजना गैर कानूनी थी। अदालत ने सरकार की अपील को सर्वसम्मत से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि प्रवासियों को रवांडा नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसे एक सुरक्षित
तीसरा देश नहीं माना जा सकता है। देश में अगले साल होने वाले चुनाव से आए अदालत के फैसले को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए करारा झटका माना जा रहा है। शरण के दावेदारों में से एक की ओर एक क्रॉस अपील भी है, जिसमें तर्क दिया गया है कि रवांडा नीति यूरोपीय संघ के कायम कानून का उल्लंघन है। हम उस तर्क को इस आधार पर खारिज करते हैं कि 2020 में लागू संसद के एक अधिनियम के तहत यूरोपीय संघ के प्रावधानों का उस वर्ष के अंत में प्रभाव समाप्त हो गया। रवांडा योजना ऋषि सुनक की आव्रजन नीति का केंद्रीय मुद्दा रहा है। अदालत के फैसले के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि सरकार इस फैसले पर पहले से ही रवांडा के साथ एक नई संधि पर काम कर रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सरकार फिर से कानूनों में बदलाव पर विचार करेगी। दरअसल अप्रवासी नीति विधेयक के तहत शरणार्थियों या अवैध तरीके से समुद्र के जरिए आने वालों को रोकने की बात कही जा रही है। ऐसे लोगों को या तो आने नहीं दिया जाएगा और जो किसी तरह से पहुंच भी गए उन्हें हिरासत में लेकर वापस रवांडा जैसे देशों में भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रवांडा योजना पर फैसला सुनाया। मैंने गौर किया कि भविष्य में उन मुद्दों के समाधान के लिए परिवर्तन किए जा सकते हैं। सरकार रवांडा के साथ एक नई संधि पर पहले से ही काम कर रही है और हम आज के फैसले के आलोक में इसे अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो मैं घरेलू कानून ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हूं। बहरहाल पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री बनाए जाने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे ऋषि सुनक ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनका अनुभव ब्रिटेन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मुझे खुशी है कि पूर्व प्रधानमंत्री विदेश सचिव के रूप में सरकार में फिर से शामिल हो गए हैं। बेजोड़ अनुभव वाले एक व्यक्ति के रूप में वह ब्रिटेन को चुनौतीपूर्ण समय में मदद करेंगे। ब्रिटेन ने समझौते के तहत रवांडा को पहले ही $170 मिलियन का भुगतान कर दिया है, लेकिन अभी तक वहां किसी को निर्वासित नहीं किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 21 महीनों से लगातार युद्ध जारी है। यूक्रेन जहां अमेरिकी हथियारों के दम पर रूस को टक्कर दे रहा है, वहीं रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल हमले किए हैं। इस बीच ठंड बढ़ने के साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो गए हैं। वहीं पूर्वी यूक्रेन के अवदीवका में यूक्रेनी टैंकों ने रूसी सेना पर कड़ा हमला बोला। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के 26 ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ठंड के दस्तक के साथ ही यूक्रेन रूस के बीच पिछले 21 महीनों से जारी युद्ध तेज होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से रूस की कार्रवाई में उतनी तल्खी नहीं देखी जा रही है जितनी 2 महीने पहले थी। इसकी एक वजह रूसी सेना का सर्द मौसम का इंतजार हो सकता है। हालांकि यूक्रेन अब भी अमेरिकी हथियारों की मदद से रूसी सेना को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। नाटो सदस्य देशों द्वारा यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति का रूस के इरादों पर पानी फेरने का काम किया है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय देश रूस यूक्रेन जंग को अपने अस्तित्व से जोड़कर देख रहे हैं। बहरहाल रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन पर अपने हमले को तेज करते हुए मिसाइल हमले किए, जिसमें एक नागरिक मारा गया जबकि कम से कम 6 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। विस्फोटों की आवाज़ सुनते ही हम गलियारे की ओर भागे। विस्फोट काफ़ी ज़ोरदार था। मैं गलियारे में काफ़ी देर तक रही जब तक फायर ब्रिगेड और बचाव दल नहीं आया। मैंने सुबह देखा कि जिस इमारत में मैं रहती हूँ उसका आधा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों को तेज कर दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड बढ़ने के साथ ही रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है। इसे लेकर भी यूक्रेनी सेना खुद को तैयार कर रही है। रूसी सेना की तरफ से हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी ऊर्जा जरूरतों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। हम देख सकते हैं कि पुराने सोवियत युग के उपकरण भी हमारी सेना के कुशल हाथों में काम करते हैं। वे हमारी वायु रक्षा की रक्षा कर रहे हैं। आज मैंने जो भी शॉट देखे वो सभी सटीक थे। सभी लक्ष्य को मार गिराया गया।
वहीं पूर्वी यूक्रेन के अवदीव्का में यूक्रेनी टैंक ने रूसी सेना पर भीषण हमला बोला है। रूसी सैन्य ठिकानों को यूक्रेनी टैंक लगातार अपने निशाने पर ले रही है। हालांकि जवाब में रूसी सेना ने भी यूक्रेन के 26 ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। इस क्षेत्र में पिछले 7 दिनों में रूस की तरफ से हमले काफी बढ़ गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अवदीव्का के पास अपने सैनिकों के बढ़त का दावा किया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने निप्रो नदी के आसपास वाले इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेलने का दावा किया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी नियंत्रण वाले इलाकों में उनकी सेना सावधानी से आगे बढ़ रही है। बखमुत की तुलना में रूस पहले से ही अवदीव्का में अपने सैनिकों और उपकरणों को तेजी से और बड़े पैमाने पर खो रहा है। उनके लिए दबाव को झेलना मुश्किल है, लेकिन हमारा प्रत्येक सैनिक अपना काम बखूबी कर रहा है। हमारी तरफ से नदी के किनारे से पूरे इलाके में 3 से 8 किलोमीटर तक रूसी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। हमें इस इलाके में आगे बढ़ने और फिर से अपने कब्जे में लेने का विश्वास है। इस बीच डेनमार्क के जल क्षेत्र से रूसी ईंधन के निर्यात पर यूरोपीय संघ की योजनाओं पर क्रेमलिन ने कड़ी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। क्रेमलिन प्रवक्ता के मुताबिक अगर यूरोपीय संघ रूसी जहाजों को निशाना बनाता है तो निश्चित तौर पर रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। रूस के मुताबिक अगर डेनमार्क अपने जल क्षेत्र में रूसी जहाजों को निशाना बनाता है तो एक बार फिर से दुनिया भर में तेल संकट गहराने की आशंका पैदा हो सकती है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसमें डेनमार्क द्वारा उन रूसी तेल ले जाने वाले टैंकरों को निशाना बनाने की बात कही गई है जिनके पास यूरोपीय देश के जल क्षेत्र से गुजरने का लाइसेंस नहीं है। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कैटलोनिया अलगाववादियों के लिए प्रस्तावित माफ़ी के फैसले का बचाव किया है। विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून देश के संविधान पर हमला नहीं बल्कि ये फैसला इसकी ताकत की वैधता को उजागर करता है। पेड्रो सांचेज एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी मिलेगी कि नहीं, इसका फैसला एक दिन बाद संसद में मतदान के जरिए तय होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित माफ़ी जिसका देश भर में विरोध हो रहा है, इससे उन राजनीतिक नेताओं को लाभ होगा जिनके विचार को वो साझा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में गुरुवार को मतदान होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। दुनिया की सबसे तन्हा भेड़ कही जाने वाली फियोना अब अकेली नहीं है। कम से कम 2 साल तक गुफा में रहने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया है। ब्रिटेन की इस भेड़ को फियोना नाम दिया गया है। फियोना को पहली बार 2021 में पास के एक निवासी द्वारा क्रोमाटी फर्थ चट्टान के तल पर देखा गया था। अगर आपको दुनिया से कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है कि कुछ समय बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे हमेशा से परिवार के साथ ही रहते हुए देखा गया है। इसी तरह की मानसिकता जानवरों की भी होती है जो हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। भेड़ को भी आपने हमेशा झुंड में देखा होगा। इनका पालन हमेशा समूहों में किया जाता है। एक समय के बाद किसान इनके बालों को काटकर बेच देता है और फिर मुनाफा कमाता है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ब्रिटेन की एक ऐसी भेड़ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसे दुनिया की सबसे तन्हा भेड़ का टाइटल मिला है। ये भेड़ पिछले 2 साल से एक गुफा में अकेला था। इसके आसपास कोई नहीं था। कम से कम 2 साल तक गुफा में रहने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया है। हम सब उसे अपने परिवेश में बसने देने में मदद कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि वह हमारे हाथ से खाना शुरू कर देगी और उसे लोगों को भी आदत हो जाएगी। यह भेड़ विशेष है। इसका वर्णन करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। जिस तरह से वह अभी इस नए माहौल में आई है वह बिल्कुल निश्चिंत है। मुझे लगता है कि वह जानती है कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ कोई फिल्म क्रू होता है या कोई फिल्म बना रहा होता है तो वह कैमरे के सामने पोज देते हुए इस तरह खड़ी होती है
मुझे लगता है कि वह इसका आनंद ले रही है। इस भेड़ को फियोना नाम दिया गया है। फियोना को पहली बार 2021 में पास के एक निवासी द्वारा क्रॉमर्टी पर्थ चट्टान के तल पर देखा गया था, जहां वह अकेले ही तटरेखा के पास चट्टान के नीचे रहती थी। भेड़ घास और ताजे पानी पर जीवित रही है। ब्रिटेन की तथाकथित सबसे अकेली भेड़ फियोना को स्कॉटिश किसानों के एक समूह द्वारा ऑपरेशन के द्वारा रेस्क्यू किया गया। आप कैसे जानते हैं कि एक भेड़ क्या सोच रही है? आप देख सकते हैं कि वह संतुष्ट है। अगर उसे तनाव होता वह खाना नहीं खा रही होती, वह एक कोने में खड़ी होती और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही होती। ये भेड़ 2 साल से ऊंची चट्टान पर ऐसी जगह फंसी हुई थी जहां से निकलना मुश्किल था। कोई नहीं जानता था कि फियोना वहां अकेली कैसे पहुंची। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।